हेलो फ्रेंड्स, टॉपर आइडियाज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th साइंस के चैप्टर को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें से हम लोग एक चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। आज हम लोग करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट को। तो ये सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें मेरे भाई कि ये जो भी चैप्टर आपको करवाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं तो पूरा का पूरा क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड है। यानी कि अगर आप पूरा का पूरा ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आप एसिड बेस एंड सॉल्ट से जो भी एनसीईआरटी में पॉइंट दिया गया है दोस्तों, आपको एक एक पॉइंट को इस तरीके से इस पीडीएफ में अरेंज किया गया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। आप कहीं भी पढ़े होंगे आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको वादा करते हैं कि आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, कह रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एसिड कहेंगे किसको, ठीक है। तो एसिड किसको कहेंगे, तो सबसे पहले इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको हम लोग जानते हैं। जैसे कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे नोट डाउन किए हैं कि आखिर एसिड किसको कहते हैं। तो एसिड हम उसे कहते हैं दोस्तों जो क्या होता है, दिस इज सॉवर इन टेस्ट, यानी कि क्या होगा, टेस्ट करने पे क्या होगा, वो खट्टा होगा, ठीक है। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि एसिड जो होगा उसमें एक प्रॉपर्टीज पाया जाता है जो क्या करता है, एक लिटमस पेपर होता है। आगे हम बताएंगे लिटमस को अच्छी तरीके से कि ये लिटमस होता है क्या है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज को बस आपको ध्यान रखना है कि ये लिटमस जो होता है ये टेस्ट करने का क्या होता है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग टेस्ट कर पाते हैं कि आखिर ये एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से जब अगर एसिड रहता है तो अगर लिटमस पेपर पे, ठीक है, ये क्या करेगा कि ब्लू से क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा रेड में, यानी ब्लू से रेड में चेंज होने वाला है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें आगे तो ये क्या कह रहा है कि दे गिव H प्लस आयन इन वाटर। ये क्या करेगा दोस्तों, तो H प्लस आयन, अगर हम वाटर में एसिड को डालते हैं तो वो क्या करेगा, H प्लस आयन देगा। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि H प्लस आयन है क्या, तो बस हम आपको इसका प्रॉपर्टीज अभी बता रहे हैं, आगे एक एक पॉइंट को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो आपको घबराना नहीं है। देखिए एसिड कोरेड मेटल, एसिड कोरेड मेटल का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि अगर एसिड को हम किसी मेटल पे डालते हैं तो क्या हो जाएगा कि एसिड के कांटेक्ट में अगर कोई मेटल रहता है, जैसे मान लिया जाए कि आयरन रहता हो, ठीक है, जिंक को रख देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो कोरिजन होगा उसमें, यानी कि जंग लग जाता है, ये कह रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करें, जैसे कि क्या हो गया एग्जाम्पल में, जैसे मान के चलिए कि लेमन है, टोमेटो है, हार्पिक है, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, तो एसिड है, ठीक है, इसमें एसिड ही। अब एसिड को कैसे हम लोग, जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे बस एग्जांपल आप समझिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे कि HCl है, HCl हमारे क्या होता है, स्टोमक में भी HCl का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, और H2SO4 है, ठीक है, जो बैटरी वगैरह में रहता है। तो यहाँ से हम लोग ये सभी को क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोग काउंट करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि HCl हमारे के स्टोमक में फॉर्मेशन होता है, तो आखिर क्यों हमारे पेट को क्यों नुकसान नहीं पहुँचाता है, ठीक है। ऐसे वास्तव में तो हम लोग ऐसे सुने हैं कि एसिड का जो है अगर फेस पे डाल दिया जाए तो फेस जल जाता है, लेकिन ये इसके लिए और HCl को हमारा पेट में ही क्यों बनता है और पेट को कुछ होता नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें, बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे कि वहाँ पे पेट में क्या होता है, एक म्यूकस नामक एक लेयर पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि HCl से हमारे पेट को क्या करता है, बचाव करता है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको पता होगा। अब आगे अब हम लोग देखते हैं क्या, बीक एसिड, कुछ एग्जाम्पल दिया गया है बीक एसिड, जैसे एसेटिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ये सभी बीक एसिड है, ठीक है। अभी हम लोग बस इंफॉर्मेशन जान रहे हैं कि आखिर एसिड है क्या नहीं है। आगे हम लोग, अभी हम कोई भी टॉपिक इसमें स्टार्ट नहीं किए हैं, बस हम लोग जैसे कि नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो एसिड के बारे में जान रहे हैं बस, ठीक है। अब जरा देखिए आगे क्या है, यहाँ पे कुछ इमेज बना हुआ है, इसको समझते हैं। जैसे ये कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, और में जब हम प्लस किया हुआ है वाटर, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर डालते हैं तो ये डाइल्यूट एसिड बन जाता है। अब आप लोगों को यहाँ पे समझने में ये दिक्कत हो रहा होगा कि आखिर ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या है, ठीक है ना, और ये डाइल्यूट एसिड क्या है। तो देखिए भाई यहाँ पे होता क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब ये हुआ कि जब हम कोई जार में एसिड रखे हैं और वाटर भी मिला दिए हैं, तो जब हम किसी भी चीज़ में, यहाँ पे क्या है, एसिड का मात्रा ज़्यादा है। अगर यहाँ पे अगर हम 90% एसिड लिए हैं इस जार में और 10% क्या लिए हैं, वाटर लिए हैं, तो हम कहेंगे कि सर ये जो है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, क्योंकि यहाँ पे एसिड का मात्रा क्या है, ज़्यादा है। लेकिन जब हम इसमें वाटर को क्या किए, ऐड कर दिए, यानी ज़्यादा मात्रा में जब हम वाटर को ऐड कर देते हैं तो ये डाइल्यूट एसिड हो गया। तो डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या हुआ कि अब हमारा यहाँ पे 90% क्या हो गया दोस्तों, तो वाटर हो गया और 10% क्या हो गया, एसिड हो गया, समझ रहे हैं।
तो डाइल्यूट एसिड का मतलब हो गया कि जैसे एसिड में डाइल्यूट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि एसिड का मात्रा कम होगा और वाटर का मात्रा क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जिस भी सॉल्यूशन में अगर कॉन्सेंट्रेटेड लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि वो क्या है, जिसमें जैसे मान लीजिए एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एसिड का मात्रा इसमें ज़्यादा है और वाटर का मात्रा इसमें क्या है, कम है। ठीक है, तो ये चीज़ है, बस ये टर्म को आपको समझना है। ये क्लास 9th में भी ऐसे दिया गया है, हो सकता है आप नहीं पढ़े होंगे। अब देखिए बेस के बारे में हम कुछ इंट्रोडक्शन जानते हैं, जैसे कि बेस का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो क्या जैसे कि हम लोग अभी एसिड में देखें कि वो क्या होता है, टेस्ट करने पे शॉवर होता है, उसी तरीके से ये टेस्ट करने पे कैसा होगा, दीज आर बीटर इन टेस्ट, यानी ये कैसा होता है, कड़वा होता है। टेस्ट करने में कैसा होता है, तो कड़वा होता है। उसी तरीके से दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, अगर लिटमस पेपर इसको चेक करेंगे दोस्तों, तो ये क्या होगा, वो ब्लू से रेड हो रहा था। ठीक है, एसिड जो हो रहा था ब्लू से कैसा हो रहा था, रेड हो रहा था। लेकिन ये क्या होगा, ये रेड से हमारा क्या होगा, तो ब्लू होगा। तो दोनों उल्टा होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो बेस की क्या क्या प्रॉपर्टी है मेरे भाई, कि रेड लिटमस से क्या होगा, ब्लू में कन्वर्ट होगा। और दे गिव H+ आयन इन वाटर, जब इसको हम पानी में डालेंगे तो ये क्या देगा दोस्तों, तो H+ आयन देगा। यहाँ से एक प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी से क्या होता है, 1 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बात को भी अच्छी तरीके से ध्यान रहे। सॉपी इन टच का मतलब क्या है, सॉपी इन टच का मतलब हुआ कि जब आप बेस जो बेस होगा उसको जब आप टच कीजिएगा, यानी कि जब छूइएगा तो आपको सॉप, जैसे साबुन को छूने पे आपको फील होता है, उसी तरीके से क्या होगा, इसमें भी फील होने वाला है। समझ रहे हैं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, सॉप है, यानी साबुन भी क्या है, एक बेस ही है। टूथपेस्ट जो इस्तेमाल करते हैं वो भी क्या है, बेस है। वॉशिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो वो भी क्या है, बेस ही है। ठीक है ना, तो ये सभी चीज़ एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए जैसे कि इसमें भी कुछ समझ लीजिए कि कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ वीक, यहाँ पे सॉरी एसिड लिखा गया है। ठीक है, ये बेस होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और कुछ क्या होता है दोस्तों, तो कुछ वीक बेस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे कि NaOH है, KOH है, CaOH का होल ट्वाइस है। ठीक है, ये NaOH को क्या कहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। CaOH का होल ट्वाइस है, तो ये क्या है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। वीक एसिड में क्या है, NH4OH है। तो ये सभी क्या हो गया, तो हम लोग अभी बस क्या जाने हैं दोस्तों, तो अभी हम बस ये समझे हैं कि आखिर एसिड क्या होता है, एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, बेस की क्या प्रॉपर्टीज़ है, इस चीज़ों को समझे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं इसका। बेस के बारे में देखिए एक पॉइंट और दिया गया है कि बेसेस आर आल्सो नोन एज एल्केलाइन। तो बेस को क्या कहा जाता है दोस्तों, एल्केलाइन भी कहा जाता है। एल्केलाइन लिखा हुआ है, एल्कालाइन। ठीक है ना, एल्केलाइंस होता है। तो यही कह रहा है कि बेस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, एल्केलाइन भी होता है। इस पर ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, क्योंकि जब आप आगे की क्लास में जाइएगा, पीरियोडिक टेबल तो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, नहीं तो पीरियोडिक टेबल में क्या होगा आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। नहीं तो मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये जानना है कि बेसेस आर क्या होता है, एल्केलाइन होता है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, इंडिकेटर। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा मेरे भाई कि आखिर ये इंडिकेटर होता क्या है। तो इंडिकेटर आर सब्सटेंस दैट चेंज कलर व्हेन दे एडेड टू एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। तो कह रहा है कि इंडिकेटर हम उसको कहते हैं, इंडिकेटर में सिंपल सा ये समझ लीजिए, आपको ध्यान में ऐसे रखना है कि इंडिकेटर एक ऐसा वस्तु है दोस्तों जो क्या करता है कि वो एसिड है या बेस है, वो कैसा सॉल्यूशन है, इसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करने का ये काम करता है। जैसे वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि इंडिकेटर आर द सब्सटेंस, क्या लिखा हुआ है, अपना ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इंडिकेटर आर द सब्सटेंस दैट चेंज कलर व्हेन दे एडेड टू एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। तो वही कह रहा है कि जब हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर को ऐड करते हैं एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में, तो क्या करता है, वो अपने कलर को चेंज कर देता है। ठीक है ना, और कलर को कैसे चेंज करता है ये तो आपको बताए हैं कि क्या होता है कि देखिए एसिड अगर रहता है तो एसिड क्या करता है दोस्तों, लिटमस पेपर भी क्या है, लिटमस भी एक इंडिकेटर ही है। तो इंडिकेटर कितने तरह के होते हैं अभी हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे क्या हो रहा था, लिटमस से हम लोग ब्लू से अगर रेड हो रहा है तो हम कहते हैं कि क्या है, ये एसिड है। और जब हम लोग रेड से क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है, तो हम कहते हैं कि ये कैसा है, तो ये बेस है। तो ये क्या था, लिटमस था। लिटमस भी क्या है, एक इंडिकेटर है। तो अभी हम समझते हैं कि आखिर इंडिकेटर कितने तरह के होते हैं। ये तो आपको समझ में आएगा कि इंडिकेटर का काम क्या है। इंडिकेटर का काम ये है मेरे भाई कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में इंडिकेटर को डालते हैं तो वो बताए, उसका क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। और कलर चेंज होने के अनुसार हम लोग ये कह पाएंगे कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है,
तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, कितने तरह के इंडिकेटर होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोग समझते हैं नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। क्या नेचुरल इंडिकेटर, तो नेचुरल इंडिकेटर आखिर क्या है, तो देखिए दोज इंडिकेटर फाउंड इन नेचर इन प्लांट कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि वैसा इंडिकेटर जो क्या होता है नेचर के द्वारा हमें दिया गया है, ठीक है। और नेचर में जनरली तौर पर क्या होता है, प्लांट आता है। तो प्लांट से ही कुछ प्लांट ऐसे हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जो एसिड है या बेस है। जैसे में देखिए, जैसे में क्या है, तो जैसे कि लिटमस है, लिटमस भी क्या है दोस्तों, तो लिटमस जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस हो गया, टर्मरिक है, टर्मरिक हल्दी हो गया, रेड कैबेज है यानी कि लाल पत्ता गोभी जो आता है वो भी क्या है, एक इंडिकेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो हम कैसे चेक करेंगे सर, तो लिटमस में अभी आप पढ़े होंगे कि जब एसिड होता है तो क्या होता है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही कह रहा है कि लिटमस पेपर पे अगर हम एसिड डालेंगे तो वो ब्लू कलर से क्या देगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और बेस में क्या होगा कि रेड से ब्लू में चेंज होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। उसी तरीके से टर्मरिक, अगर हम हल्दी की बात करें तो इसमें क्या होगा, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा एसिड में, और टर्मरिक जब हमारा बेस में डालेंगे तो क्या होता है, रेड हो जाता है। बहुत बार आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप क्या होता है कि आपका अगर वाइट शर्ट है और उस पर क्या होता है, हल्दी पड़ जाता है, हल्दी लग जाता है, तो क्या कीजिएगा कि आप जब पानी में धोते होंगे, ठीक है, पानी में जब साबुन लगाते हैं तो जैसे ही आप साबुन लगाते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपका येलो से क्या हो जाता होगा, रेड हो जाता होगा। तो साबुन है क्या, साबुन तो हमारा बेस है। अभी हम एग्जाम्पल में बताए थे कि साबुन हमारा बेस है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही हम हल्दी पे क्या करेंगे, साबुन लगाएं तो वो हमारा कलर कैसा कर दिया, तो रेडिश कलर हो गया, तो रेड हो गया। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि वो क्या है, सॉल्यूशन कैसा था। तो जिस सॉल्यूशन से हम लोग धोए हैं वो क्या था, तो वो बेसिक सॉल्यूशन था, ठीक है। इस चीज़ को आप रियल लाइफ में भी आपको इसको यूज़ करके देखे होंगे। तो ये क्या है, टर्मरिक भी क्या है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेटर है क्या आइडेंटिफाई करने का, तो कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेस है। रेड कैबेज में भी इसी तरीके का होता है कि रेड कैबेज जो है क्या करेगा, अगर एसिड में पिंक कलर अपना देता है, अपना कैसा कलर देता है, पिंक कलर, और रेड कैबेज जो है बेस में वो अपना कलर कैसा देगा, तो ग्रीन कलर देगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आएगा कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। तो नेचुरल इंडिकेटर वो है जो क्या होता है, नेचर के द्वारा दिया गया है हमें, और जनरली हम लोग प्लांट का इसमें यूज़ करते हैं। लिटमस पेपर क्या है, तो ये भी एक प्लांट से ही बना हुआ है, ठीक है। टर्मरिक क्या है, तो हल्दी है, तो प्लांट का ही पार्ट है। और रेड कैबेज की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, एक प्लांट ही है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं दोस्तों, तो लिटमस पेपर जो है नेचुरल इंडिकेटर है, और हम लोग इसको इस तरीके से कलर के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिर कलर चेंज हो रहा है उसके हिसाब से। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर ब्लू से रेड में हो रहा है तो वो कैसा है, एसिड है। अगर रेड पहले से हमारा कलर है और हम कोई सोल्यूशन में डाल दिए, जैसे लिटमस पेपर में डालें, तो वो अगर ब्लू कलर दे देता है तो हम कहेंगे कि क्या है, वो सोल्यूशन जो था हमारा बेस था। टर्मरिक में क्या होता है, टर्मरिक में है अगर हम टर्मरिक हल्दी है और उस पर हम एसिड डालते हैं तो कोई भी कलर ही नहीं शो करेगा, यानी जैसा था वैसा ही रह जाएगा, नो चेंज होगा। तो हम लोग कहेंगे कि क्या हो गया, ये हमारा एसिड था। लेकिन अगर कलर चेंज होकर के रेड हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो सोल्यूशन बेस था, समझ रहे हैं। और रेड कैबेज में क्या होगा, पिंक, और यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इंडिकेटर का दूसरा टाइप है जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है दोस्तों, तो दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस मेड इन लेबोरेटरी। ये जो भी इंडिकेटर जो होते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं तो हमारा क्या, लेबोरेटरीज में बनाया जाता है, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या बनाया जाता है, केमिकल लेबोरेटरीज में बनाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि इसमें कौन कौन आता है, तो एक तो हमारा मिथाइल ऑरेंज हो गया, ठीक है, दूसरा है फिनॉल फैथिलीन, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, तो एसिड में अगर हम डालेंगे तो वो कैसा कलर देगा, तो ऑरेंज देगा, ठीक है। देखिए मिथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करें तो मिथाइल ऑरेंज, इसमें ऑरेंज लगा हुआ है तो इसका भी कलर क्या है, तो जनरली ऑरेंज ही होता है। और जब हम एसिड में डालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑरेंज ही रहेगा। तो कलर में कोई चेंज हुआ तो नहीं हुआ है चेंज, ठीक है। पहले से ऑरेंज था और ये भी क्या है, एसिड में ऑरेंज होगा, तो कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे नो चेंज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि मिथाइल ऑरेंज को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो कैसा देगा कलर दोस्तों, तो येलो देगा। तो आपसे पूछा क्या जाएगा, बच्चे यही कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर पूछा क्या जाएगा हमसे सर। तो यहाँ पे दोस्तों आपसे ये पूछा जाएगा कि मिथाइल ऑरेंज को जब हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कैसा कलर देगा, तो येलो कलर देगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को जब हम एसिड में डालेंगे तो वो कैसा कलर देगा, तो या तो आप वहाँ पे नो चेंज कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि ऑरेंज ही कलर देने वाला है।
ठीक है। फिनोल्फेथलीन के अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये अपने कलर, जो फिनोल्फेथलीन का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, कोई भी उसका कलर नहीं होता है। जब हम एसिड में डालेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि वो भी कलरलेस ही रहेगा, लेकिन बेस में डालेंगे तो क्या होगा, पिंक देगा। ठीक है, तो इतना समझ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए, अब हम लोगों का आता है ओलोफैक्टरी इंडिकेटर। ओलोफैक्टरी इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है दोस्तों कि अभी तक तो हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में किसी को डालते थे तो वहाँ पे कलर चेंज होता था, लेकिन ओलोफैक्टरी इंडिकेटर में क्या होता है कि हम यहाँ पे स्मेल करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है कि दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट स्मेल इन एसिड एंड बेस। तो ओलोफैक्टरी इंडिकेटर को जब हम डालेंगे ना एसिड में और बेस में, तो अलग अलग स्मेल निकलेगा, और उसी स्मेल के आधार पर हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हम लोग पहचान पाएंगे कि ये एसिड है या बेस है। समझ गए। तो हमारा यहाँ पे ओलोफैक्टरी इंडिकेटर के अंदर हम लोग वैनिला एसेंस को पढ़ते हैं और क्लोव ऑयल को लेते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ है। तो वैनिला एसेंस क्या है, जब हम लोग एसिड में डालेंगे वैनिला एसेंस को तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्मेल, यानी कि पूरा स्ट्रॉन्ग स्मेल, यानी कि कार्बा टाइप का आपको स्मेल निकलने वाला है। और जब हम लोग बेस में डालेंगे तो कोई भी स्मेल ही नहीं निकलेगा। तो अगर हम बेस में डालते हैं और कोई स्मेल हमें मिलता ही, हम किसी भी सॉल्यूशन में डालें और वहाँ पे हमें कोई स्मेल मिला ही नहीं, तो हम कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन था वो कैसा था, तो वो बेसिक इन नेचर था, यानी कि बेस था। और जब हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल निकलता है, तो हम कहेंगे कि सर ये जो ये सॉल्यूशन था वो कैसा था, तो एसिड था। तो आपसे पूछा बस यही जाएगा कि जब हम लोग वैनिला एसेंस को एसिड में डालते हैं तो कैसा स्मेल निकलता है, तो हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग स्मेल निकलेगा। बेस में डालेंगे तो कैसा होगा, तो हम लोग कहेंगे कि कोई भी स्मेल ही नहीं निकलेगा वहाँ से। क्लोव ऑयल की अगर हम बात करें दोस्तों, जो लौंग का तेल होता है उसको, वो भी क्या होता है, एक ओलोफैक्टरी इंडिकेटर है। जब हम लोग एसिड में डालते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल निकलता है। तो हम लोग कहेंगे कि सर ये जो है सॉल्यूशन है वो कैसा है, तो हमारा एसिड है। और वही जब हम लोग क्लोव ऑयल को, यानी कि लौंग के तेल को जब हम लोग बेस में डालेंगे तो वहाँ पे कोई भी स्मेल नहीं निकलता है, तो हम लोग कहेंगे कि सर ये जो था सॉल्यूशन कैसा था, तो बेसिक था। उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा आपको। तो अभी तक हम लोग देखें दोस्तों कि इंडिकेटर, टोटल इंडिकेटर हम कितने तरह का पढ़े हैं, तो 3 तरह का इंडिकेटर को पढ़े हैं। ठीक है ना, पहला हम लोग पढ़े नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा में हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर पढ़े, और तीसरा पढ़े ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। ये तीनों इंडिकेटर में क्या क्या आते हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना, और किस तरीके से कलर में चेंजिंग होता है और स्मेल में चेंज होने से कौन सा सोल्यूशन होता है, इस सभी बातों पर आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। आपको लिखते जाना और साथ ही साथ आपको 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है। अब पूरी अच्छी तरीके से जब आप ये पूरा रिवाइज कर लेंगे तो आपसे वादा करते हैं कि जब आप चैप्टर निकालिएगा एनसीईआरटी का, तो आप सबसे पहले आप देखेंगे कि पढ़ते के क्रम में ही बीच बीच में क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है पेज में। जब उसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको से एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, और लास्ट में भी जब आप जाइएगा तो 1-2 क्वेश्चन में आपको बस समझने में दिक्कत होगा, लेकिन सारा इसी नोट्स से आपको सारा का सारा एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप नहीं बना पाते हैं, आपको लगता है कि हमारा टाइम ज़्यादा चला जाएगा, तो आप चाहें तो आप इसको 1 से 2 बार पढ़िए और आप कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको, अगर कमेंट करते हैं नोट्स के लिए, तो हम आपको क्या करेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम लोग यहाँ से जानेंगे कि आखिर एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। हम लोग कभी क्या करेंगे इसको मेटल के साथ। तो देखिए कह रहा है, जब हम लोग एसिड को किसी भी मेटल से अगर रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए मेटल में क्या आएगा सर, तो मेटल में हमारा आएगा जैसे लोहा हो गया है ना, Fe है, मैग्नीशियम है, ये सब क्या है, मेटल है। जिंक हो गया, ये सभी क्या है, मेटल है। जिंक है, कॉपर है ना, लीड है, ये सब क्या है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये सब मेटल है। तो वही चीज़ हमारा यहाँ से पूछा जाता है कि सर जब हम लोग मेटल को एसिड से रिएक्ट करवाएंगे, तो वही चीज़ लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, यानी कि अब अगर हम मेटल को एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलने वाला है। तो देखिए एसिड और मेटल को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। तो इस पॉइंट को जो ब्रैकेट में आपको घेरा हुआ है,
इस चीज़ को तो आपको अच्छी तरीके से क्या करना है, गेट बाई हार्ट करना है, यानी अच्छी तरीके से याद करना है। और जब हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ये सारा का सारा जो एग्जाम्पल लिया गया दोस्तों एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, 2 से 3 बार लिखना है और प्रैक्टिस कीजिएगा आपको अच्छी तरीके, क्योंकि बच्चा सबका समस्या यही होता है कि रिएक्शन दिया हुआ होता है और वो लोग डर जाते हैं, क्योंकि नया नया भाई आ जाता है अचानक से 10th क्लास में ये सब। तो डरना नहीं है मेरे दोस्त। देखिए कैसे एग्जाम्पल को लिखा जाता है वो भी आपको समझाते हैं यहाँ पे। देखिए एसिड को हम क्या किए, मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या मिला है, सॉल्ट मिला है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मिला है, ठीक है ना। तो एसिड में क्या है, HCl हमारा क्या है मेरे भाई, एसिड है। और मेटल में क्या है, तो मेटल हमारा जिंक है। हम अभी बताएं कि जिंक है, कॉपर है, ये सभी के सभी क्या है, मेटल है, ठीक है। तो जब हम लोग HCl को जिंक के साथ क्या करवाएं, रिएक्ट करवाए हैं, तो हमारा क्या हुआ है दोस्तों, तो Zn के साथ क्या आ गया, Cl2 आया है और उसके बाद हाइड्रोजन गैस क्या होता है, निकल जाता है। तो यहाँ से ZnCl जो है हमारा, ये क्या है, तो ये जिंक क्लोराइड इसको कहते हैं, ये हमारा क्या है, सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस निकल गया। इसी तरीके से जब हम किसी भी मेटल के साथ, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले हम एसिड लिखेंगे फिर मेटल लिखेंगे, अरे जो हमें जोड़ना ही है ना, तो हम 2 को 3 में जोड़ दें या 3 को 2 में जोड़ दें, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि मेटल ही आगे लिखा हुआ है, बाद में एसिड लिखा हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे मेटल लिखा, मैग्नीशियम लिखा हुआ है और फिर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, HCl है। जब हम दोनों को रिएक्शन करवाते हैं मेरे दोस्त तो MgCl2 हो जाता है और उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि जब हम लोग मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सभी रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन गैस तो मिलता ही है। तो हम जब भी ऐसा रिएक्शन करवाएंगे, मान लिया जाए एग्जाम में गए आप भूल गए कि सर क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले हाइड्रोजन गैस तो मिलता ही है, तो लास्ट में हम इधर प्रोडक्ट जब लिखने लगेंगे तो हम लोग हाइड्रोजन गैस पहले ही निकाल देंगे और जो भी बचेगा इसमें हाइड्रोजन H2 निकालने के बाद वो इसके साथ क्या करेंगे, मिला देंगे। और कैसे रिएक्शन लिखना है ये सारे का सारा चीज़ हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और ये कौन सा रिएक्शन है ये भी आपको पता होगा जब आप पहले चैप्टर को देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये चैप्टर, पहला चैप्टर पढ़ने के बाद जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, आयरन है। आयरन भी एक क्या है, मेटल है। और जब हम H2SO4 क्या है, तो एसिड है। जब हम इस दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो FeSO4 मिलता है और साथ ही साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। समझ गए। तो अभी तो हम लोग क्या करवाए हैं दोस्तों, तो हम लोग देखें अभी कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तो सबसे पहला पॉइंट हम बताएं कि जब हम लोग मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है। सॉल्ट के साथ क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। अब हम लोग क्या करेंगे, मेटल को बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो बेस के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होने वाला है, इसको समझना है। तो देखिए मेटल तो हम लोग लेंगे ही लेंगे, ठीक है, और उसके साथ क्या लेंगे, बेस लेंगे और दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे सॉल्ट और हाइड्रोजन ही मिलने वाला है। तो इसमें भी देख रहे होंगे कि जब हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे थे तब भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन मिल रहा था और बेस के साथ जब रिएक्शन करवा रहे हैं तब भी हमारा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन ही मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए एग्जाम्पल में देखिए जैसे NaOH है, इसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा या फिर जनरली तौर पर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। और जिंक के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे Na2ZnO2 मिला है, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम जिंकेट, ठीक है। क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट। और प्लस क्या है, H2 है। तो आप सोच रहे हैं कि सर ये तो हमें लिखने ही नहीं आएगा, तो कैसे लिखना है मेरे भाई, ये हम फर्स्ट चैप्टर में ही बता चुके हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग केमिकल फार्मूला को लिख पाते हैं। ये सारा चीज़ हम पहले ही चैप्टर में बता चुके हैं, तो वहाँ पे अच्छी तरीके से आपको देख के समझना है। उसके बाद इस चैप्टर को पढ़िएगा, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और देखिए कुछ कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो आपको लगता होगा कि समझ में नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा है मेरे भाई, तो आपको एग्जाम में क्या करना है, अच्छा स्कोर करना है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल NCERT से लिए गए हैं। अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं एग्जाम्पल में से किसी एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 2 4 10 एग्जाम्पल है जिसको क्या करना है, 2 बार 3 बार आपको एक कॉपी में, एक पेज में लिखना है, आपको अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल द मेटल। कह रहा है कि देखिए जैसे कि हम लोग मेटल को बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं दोस्तों तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन मिलता है, तो वहाँ पे सारे के सारे मेटल के साथ हम एसिड को रिएक्ट करवा सकते हैं। लेकिन बेस में अगर हम देखें तो जितने भी मेटल दिए जाते हैं जैसे कि जिंक है, कॉपर है, ठीक है, कॉपर की बात करें तो और भी बहुत सारे मेटल हैं, ठीक है ना,
निकिल हो गया, ठीक है, इस तरीके के जो मेटल हैं, तो सारे मेटल के साथ हम बेस में रिएक्शन नहीं करवा सकते हैं। तो वही लाइन यहाँ पे आपको लिख दिया गया है कि इस तरह का रिएक्शन बेस और मेटल को मिलाने के बाद सॉल्ट और हाइड्रोजन जो मिलता है, इस तरह का रिएक्शन जो है हम सारे मेटल के साथ क्या करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं, रिएक्शन ही नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल द मेटल्स, यानी सारे मेटल के साथ हमारा इस टाइप का रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं अगले स्लाइड पे। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब हम लोग मेटल को एसिड से रिएक्ट करवाएं, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिला है, ठीक है ना, यहाँ भी आपका हाइड्रोजन गैस मिला। और जब हम लोग मेटल को बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तब भी आपको क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिला, ठीक है। तो आखिर ये जो हाइड्रोजन गैस मिला है, इसके लिए हमको टेस्ट करने के लिए एक एनसीईआरटी में एक्टिविटी दिया हुआ है। उस एक्टिविटी, कई बार एक्टिविटी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो भी इसमें हम लोग क्या किए हैं, लेने का प्रयास किए हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी जो हम बताएं दोस्तों, आपको क्या बताएं कि सारे रिएक्शन में जब हम लोग मेटल को क्या करते हैं, एसिड के साथ या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो हाइड्रोजन गैस मिलता है, तो आखिर ये हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करेंगे, तो वही चीज़ आपको लिया हुआ है कि टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करेंगे, इसके लिए आपको समझना है। कह रहा है कि व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज वाउट नियर अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विथ पॉप साउंड। तो यही चीज़ आपको आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये फिगर जो बनाया गया वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक बीकर लेना है, ठीक है, और उस बीकर में सॉप वाटर यानी साबुन के पानी को भर देना है, ठीक है। तो साबुन के पानी को इसमें भर दिए गए, और दूसरा एक एक फ्लास्क लेना है जिसमें आप क्या करना है कि आपको किसी एसिड को भरना है, जैसे इसमें HCl को हम भर दिए हैं, ठीक है। और HCl को सॉल्यूशन को डालने के बाद जिंक का ग्रेनुअल्स ले लेना है। जिंक का ग्रेनुअल्स का मतलब होता है जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा, ठीक है, जिंक का ही क्या करना, छोटा छोटा टुकड़ा को डाल दिए हैं। तो अब जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा डाले हैं मेरे दोस्त, और इसमें HCl डाल दिए हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, तो सर हम यही कर रहे हैं कि हम एसिड है, HCl क्या है, एक एसिड है, और जिंक क्या है, एक मेटल है। तो एसिड को मेटल के साथ क्या होगा, रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद आपको पता ही है कि जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट मिलता है, हम लोगों को हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो हम लोग तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने वाले हैं। तो जब गैस का क्या प्रवृत्ति होता है कि जैसे ही अगर बोतल बंद है तब तो इसी में गैस रहेगा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे एक छोटा सा पाइप लगा दिए हैं, देखिए पाइप लगा दिए, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो भी इससे निकलेगा वो क्या जाएगा, इस पाइप के थ्रू कहाँ चला जाएगा, इस बीकर में चला जाएगा। और इस बीकर के अंदर हम लोग क्या किया, इस तरीके से बना दिए हैं, पाइप लगा दिए हैं। अब जब गैस इसमें निकलेगा मेरे दोस्त, तब इसमें तो सॉपी वाटर है यानी साबुन का पानी है। तो साबुन के पानी में जब आप देखते होंगे कि जब आप किसी पाइप से जब आप फूकते हैं तो क्या होता है, बुलबुला टाइप का निकलता है ना। तो वही चीज़ है, यहाँ पे सॉपी वाटर है, सॉपी वाटर में हम इस पाइप के थ्रू हाइड्रोजन गैस अंदर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बुलबुला निकलेगा। और बुलबुला जो निकलेगा तो हम लोग जैसे कि मुंह से फूकते हैं तो उसमें क्या होता है, एयर भर जाता है, और वो बाहर क्या होता है, वायुमंडल में जब निकलता है फिर एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, वो फूट जाता है। तो उसी तरीके से इसमें तो हाइड्रोजन गैस के द्वारा यहाँ पे फूंक मारा जा रहा है। तो वो जो बुलबुला भरा होगा, ये सब जो बबल्स देख रहे हैं, इस बबल्स में क्या होगा, तो हमारा हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक है ना। और वही चीज़ कह रहा है कि जब ये बुलबुला बाहर निकलता है और उसके नज़दीक में हम देखिए यहाँ पे कैंडल को जला रहे हैं, तो जैसे ही कैंडल को यानी हीट इसमें लगेगा इस बुलबुला में, तो ये क्या होगा, ये बुलबुला फूट जाएगा, और फूटने के क्रम में इसमें से एक पॉप साउंड निकलेगा। और यही पूछा जाता है आपसे कि जब हम हाइड्रोजन गैस को किसी क्या होता है, हीट जब हम उसमें देते हैं तो वो कैसा निकलता है, पॉप साउंड निकलता है, ठीक है, पॉप साउंड का आवाज़ करता है। तो यही चीज़ आपसे पूछा जाता है इस एक्टिविटी में, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर पॉप साउंड निकलता है दोस्तों तब हम कहेंगे कि हाँ ये हाइड्रोजन गैस है। अगर पॉप साउंड नहीं निकलता है तो हम कहेंगे कि सर ये जो हमारा उसमें जो भी गैस होगा वो हाइड्रोजन गैस तो नहीं है, और कौन सा गैस है ये हमें नहीं पता, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं है उसमें। तो ये समझ में आया होगा एक्टिविटी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम लोग मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है मेरे दोस्त कि सबसे पहले एसिड लेना है, और यहाँ या लिखा हुआ है, या का मतलब हुआ कि एक बार हम अगर मेटल और मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हैं तब भी हमें सॉल्ट एंड क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ वाटर मिलने वाला है।
ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, ऐसे समझिए। जैसे देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, जैसे एसिड को रिएक्ट करवाएं, ठीक है, एसिड है यहाँ पे, मेटल का कार्बोनेट के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तब भी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और उसके बाद क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है ना। और उसी तरीके से अगर हम एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी रिएक्ट करवाते हैं तब भी हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल को समझिए, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे देखिए मेरे दोस्त क्या कह रहा है कि देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, HCl है, तो इसको हम, ये क्या है, एक एसिड है, एसिड को जब हम लोग मेटल कार्बोनेट के साथ, CO3 जो होता है वो कार्बोनेट होता है, तो हम सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिला है दोस्तों, NaCl क्या है, ये सॉल्ट मिला है। जो हम लोग साधारण नमक खाते हैं मेरे भाई, वे क्या है, सोडियम क्लोराइड ही तो है, तो ये NaCl हमारा क्या है, तो ये हमारा सॉल्ट मिला है, ठीक है। ये क्या मिला है दोस्तों, तो ये सॉल्ट मिला है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और ये वाटर मिला है। तो आपको सोच रहे हो कितना बड़ा रिएक्शन हमें लिखने आएगा, तो अरे भाई ठीक है, समझ में आ गया पहला चैप्टर के बाद लिखने के लिए तब तो सही है, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो यही दोनों एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये NCERT का लिखा हुआ है। अब जैसे देखिए क्या करना है, लिखने के लिए तरीका भी आपसे एक छोटा सा बता देते हैं कि कैसे करना है। जैसे देखिए HCl और क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि रिएक्शन में ही CO2 और H2O तो मिलने वाला ही है, तो हम लोग पहले ये दोनों को तो छाप देंगे, और ये दोनों को इसमें से निकालने के बाद जो बचेगा वही यहाँ पे लिखना है, और वो हमारा सॉल्ट होगा। तो देखिए ना, CO2 को इसमें से अगर CO2 यहाँ से निकाल दिए तो एक ऑक्सीजन बचा है, और यहाँ से H, और यहाँ H2 यहाँ पे, यहाँ बैलेंस इक्वेशन नहीं है, बैलेंस कीजिएगा तो अच्छी तरीके से होगा। अब यहाँ पे देखिए H2O को निकाल दिए तो बचा क्या, इधर बचा Cl, इधर बचा Na, तो यहाँ से NaCl आ गया। बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एक बार 2 बार लिखिएगा तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है, घबराना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम तो लिए हैं सोडियम कार्बोनेट का, अब एक एग्जांपल लेते हैं एसिड के साथ क्या, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। देखिए ये HCl है और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तब भी हमें सॉल्ट मिलेगा, और क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल था। तो आपको मेनली आपको ध्यान में यही रखना है मेरे दोस्त कि जब आपसे पूछा जाता है कि सर अगर हम बच्चा बताओ कि अगर हम एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, तो आपको बताना है सॉल्ट मिलेगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और साथ ही साथ हमें वाटर भी मिलने वाला है। जब आपसे पूछा जाए कि एसिड के साथ हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तब क्या मिलेगा, तब भी हमें सॉल्ट, वाटर एंड CO2 गैस ही मिलने वाला है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए कह रहा है बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाए हैं, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को, क्या हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं? तो आपका जो उत्तर होगा मेरे भाई, आपका जो आंसर होगा, तो हम कहेंगे कि सर बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी जो बेस होते हैं, जो क्या होते हैं, बेसेस होते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इस चीज़ों को भी आपको उतनी ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे देखिए पिछले में हम बताए थे कि जब हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे वहाँ पे हाइड्रोजन गैस सब में मिल रहा था, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का हम लोग टेस्ट किए थे। उसी तरीके से मेरे दोस्त यहाँ पे भी क्या करना है आपको, देखेंगे कि जब हम लोग एसिड को मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे भी CO2 गैस हमेशा मिल रहा है, ठीक है, यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला, तो CO2 गैस को हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे CO2 गैस को टेस्ट करने वाले हैं। चलिए तो इस एक्टिविटी के माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक ग्लास लेना है जिसमें क्या करना है, लाइम वाटर यानी कि चूने के पानी को क्या करना है, रख देना है, ठीक है। तो चूने के पानी को रख दिए और एक स्ट्रिप के माध्यम से क्या करना है, उसमें अपने मुंह से उसमें फूकना है। तो मुंह से जब हम लोग क्या करेंगे, फूकेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे क्या हम लोग देंगे, तो CO2 गैस देंगे, ठीक है ना, CO2 गैस देंगे मेरे भाई। तो वही कह रहा है कि CO2 कैन बी टेस्टेड बाई पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। कह रहा है कि CO2 गैस को हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, तो उसको हम लोग चूने के पानी के साथ पास करवा के टेस्ट करते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ,
हुआ क्या, हम लोग ग्लास में चूना का पानी रखे हैं और CO2 गैस इसमें दे रहे हैं, ठीक है। तो CO2 गैस दे रहे हैं मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, लाइम वाटर के साथ जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ हमारा CO2 क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो इसी का रिएक्शन हम लोग यहाँ पे करवाए हैं। जैसे देखिए क्या करवाए हैं कि CaOH होल ट्वाइस है, यही तो लाइम वाटर है। लाइम वाटर अगर देखिएगा जनरली तो वो कलरलेस होता है, ठीक है, यानी उसका कोई कलर नहीं होता है। और जब हम इसके साथ CO2 यानी मुंह से जब हम फूकेंगे तो CO2 गैस उसमें मिलाएंगे कहीं ना कहीं। तो जैसे ही ये दोनों आपस में मिलेगा तो रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा, CaCO3, इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको ये क्या होगा, इसका कलर जो होगा दोस्तों कहीं ना कहीं तो मिल्की वाइट होगा। क्या कलर होगा, मिल्की वाइट होगा। और साथ ही साथ हमें वाटर भी मिलने वाला है। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि जब हम लोग कैल्शियम यानी कि चूने के पानी, ये क्या है, चूना का पानी है, के साथ अगर हम CO2 गैस मिलाते हैं तो हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है वो कैसा कलर हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ वाटर मिलता है। लेकिन अगर आप क्या किए कि उसी में अब लगातार क्या किए, लगातार फूंक मारते रहे, तो हुआ क्या कि CO2 एक्सेस मात्रा में दी, यहाँ पे बस CO2 दिए थे, ठीक है। और वही कह रहा है कि व्हेन एक्सेस CO2 इज पास, यानी कि उसी सॉल्यूशन में, यानी CaCO थ्योरी में। जैसे कि एक बार देखिए, पहले आप समझिए अच्छी तरीके से कि जब हमारा चूने का पानी था, इसमें जब आप फूंक मारे तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट बना, ठीक है। और ये कैसा कलर होगा, मिल्की वाइट। और CO2 H2O बना, ठीक है, वाटर मिला। अब हम इसी में, अब हमारा एक बार इससे तो इसमें चेंज हो गया, फूंक मारने के साथ चेंज हो गया। उसके बाद हम इसी को, ठीक है, इसी को अगर हम CaCO3 को ही, यानी इसी चीज़ को अगर हम फिर से, ये कन्वर्ट हो गया है, फिर भी आप फूंक मार रहे हैं, ये दोनों मिलने के बाद भी आप क्या कर रहे हैं, फूंक मार रहे हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तब हमारा क्या होगा, फिर से हमारा क्या बनेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि व्हेन एक्सेस CO2, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा CO2 अगर हम पास करते हैं तो फिर से हमारा जो सॉल्यूशन होगा मेरे दोस्त वो ट्रांसपेरेंट या कलरलेस ही हो जाएगा, मिल्की वाइट से फिर से कलरलेस हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो यही चीज़ था ये टेस्ट करने का कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसेस, जो कि NCERT में दिया हुआ था। अब हम लोगों को समझना है कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ वाटर। देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे मेरे भाई कि अलग अलग हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे। एक बार बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, एक बार एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे थे। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेस विथ वाटर, यानी कि किसके साथ रिएक्शन, तो एसिड और बेस का रिएक्शन किसके साथ होगा, वाटर के साथ। तो वही सबसे पहले तो आपको जानना है कि जब हम लोग एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करते हैं तो हमें सॉल्ट एंड क्या मिलता है, वाटर मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो HCl और NaOH है, तो यहाँ से क्या बना, NaCl बना, और क्या हो गया, H2O निकल के आया। समझ में आया। तो यही यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आपको समझना है दोस्तों कि जब हम लोग एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या करता है, एसिड जो है अपने जो भी है, एसिड क्या करता है, एसिड जो है अपना बेस के प्रक्रिया एसिड जो है क्या करता है, बेस के प्रभाव को ख़त्म करने का काम करता है। और जब हम बेस क्या करता है, एसिड के प्रभाव को ख़त्म करने का काम करता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, जिसको समझिए। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कहते हैं कि व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट फ्रॉम क्या, रिएक्ट फ्रॉम वाटर, यानी कि जब हम एसिड और बेस को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, ठीक है। और इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे क्या हुआ दोस्तों, जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ से देखिए एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि जब हम लोग एसिड और बेस को मिला दिए तब हमें सॉल्ट एंड वाटर मिला, ठीक है ना। तो देखिए जब भी आप सुने होंगे कि जब हमें पेट में दर्द होता है या फिर एसिडिटी बन जाता है पेट में, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली ख़रीद के लाते हैं, क्या इनो खरीद के लाते हैं, और इनो को पीते हैं और थोड़ा सा हमें क्या होता है, रिलैक्स महसूस होता है। तो हम लोगों का पेट में बना था क्या, एसिड, ठीक है। और हम लोग इनो लिए, तो इनो क्या है दोस्तों, इनो जो नेचर में होता है वो बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। अब ये एसिड है और बेस को दोनों को रिएक्ट करवाएं, ठीक है ना।
तो अब ये आखिर इनो पीने से हमें राहत महसूस क्यों हुआ? क्योंकि इनो को जब हम बेस डाल दिए, अब एसिड और बेस को दोनों हमारे पेट में मिल गया, तो अब बेस क्या करेगा? एसिड के प्रभाव को ख़त्म करने का काम करेगा। और हमें दिक्कत कैसे हो रहा था? हमारे पेट में एसिड का मात्रा बढ़ जाने से ही तो समस्या उत्पन्न हुआ। तो अब जैसे ही इनो को डालेंगे तो हमारे पेट में बेस की संख्या, बेस की मात्रा बढ़ेगी, और बेस जैसे ही मिलेगा उसमें तो एसिड के प्रभाव को ख़त्म करने का, नष्ट करने का प्रयास करेगा। और एसिड का मात्रा जैसे ही हमारे पेट में ख़त्म होगा, यानी कि कम होगा, दोनों क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। एसिड और बेस दोनों न्यूट्रल हो जाए तो हमें क्या मिलेगी? राहत मिलेगी। इसी के कारण हमें इनो से क्या मिलता है? राहत मिलता है। ठीक है, अब चलिए ये तो समझ में आ गया। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? तो ये जो रिएक्शन दिया गया है दोस्तों, ये रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन भी लिख दिया है कि व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। चलिए अब कह रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। अब हम लोग रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड में क्या समझना है? देखिए, अब कह रहा है कि एसिड के साथ अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं तब भी हमें सॉल्ट एंड वाटर। मेटेलिक ऑक्साइड क्या है दोस्तों? तो जैसे मान लिया जाए कि ये कॉपर है, ये मेटल है, और इसके साथ ओ लगा दिए तो ये क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड हो गया। ठीक है ना, तो कॉपर ऑक्साइड क्या है? इसी को हम कहते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड को क्या कहते हैं? मेटेलिक। बहुत सारे बच्चे यही समझ में नहीं आएगा उनको, तो इसीलिए हम एक्सप्लेन कर दिए हैं कि एसिड को अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में समझिए, जैसे यहाँ पे क्या है मेरे भाई कि एसिड लिया गया है। ठीक है, एसिड के तौर पे क्या लिए हैं? यहाँ पे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हैं, और इसको CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड है। ये दोनों को जब हम रिएक्ट करवाएं तो हमें क्या मिला? तो कैल्शियम क्लोराइड मिला। कैल्शियम क्लोराइड क्या है? तो ये सॉल्ट है, और उसके साथ ही साथ हमें क्या मिला? वाटर मिला। तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए हम लोगों का अब क्या देखना है? तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेसिस। तो अभी तक हम लोग मेटल की बात कर रहे थे, मेटल ऑक्साइड को देखे थे। नॉन मेटेलिक, तो आपको पता होगा दोस्तों कि हम लोगों के अगर हम बात करें तो जैसे कि मेटल और नॉन मेटल वहाँ पे पढ़िएगा अगले एक्सरसाइज में, तो आप देखेंगे कि 92 टोटल 100, अभी तक वर्तमान में टोटल 118 एलिमेंट है। कितना है दोस्तों? 118। टोटल 118 एलिमेंट में आप देखेंगे कि 92 क्या है दोस्तों? तो मेटल है। ठीक है, और 20 क्या है? नॉन मेटल है। 20 कितने हैं? 20 नॉन मेटल है, और बाकी जो बचा वो क्या है दोस्तों? मेटेलॉइड है। तो यहाँ पे 20 नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड जब हम लोग लगाएंगे तो वही हम लोग कहते हैं क्या? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, जैसे कि नॉन मेटल में क्या हो गया? तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पहले क्या किया है? बेस है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा और साथ ही साथ वाटर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे बेस को, बेस के तौर पे हम लिए हैं क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और CO। देखिए यहाँ पे क्या किए हैं? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करवाएं? रिएक्शन करवाएं। ठीक है ना, तो जैसे ही हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें क्या मिला? सॉल्ट मिला, जिसको हम लोग कहें कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ ही साथ वाटर मिला। तो आपको मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट के साथ साथ हमें वाटर मिलता है। और यहाँ पे एसिडिक लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं? तो एसिडिक होते हैं। ठीक है ना, नेचर में कैसे होते हैं? तो एसिडिक होते हैं। तो यही है कि बेस के तौर पे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करवाते हैं? रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ क्या मिलता है? वाटर मिलने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से सम कॉमन टर्म हैव इन ऑल बेसेस एंड एसिड। कह रहा है कि कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं जो क्या हमें जानना चाहिए, जो कि बेस में और एसिड में दोनों में कॉमन टर्म क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। इसको समझना है। जैसे कि अगर हम एसिड की बात करें मेरे भाई, तो एसिड में क्या होता है? जैसे जितने भी एसिड हैं वो क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। लेकिन अगर हम बेस की बात करें तो जितने भी बेस हैं वो क्या कहते हैं? OH- आयन देते हैं। तो आयन तो दोनों देते हैं, लेकिन एसिड में हमें H+ आयन मिलता है और बेस में हमें OH- आयन मिलता है। ठीक है ना,
दीज H प्लस आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, और यही H प्लस आयन के कारण हम लोग कह पाते हैं कि ये कैसा है, तो एसिडिक है। और यही OH माइनस आयन के चलते हम लोग कह पाते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज है वो किसका है, बेसिक का है, और ये जो सब्सटेंस है वो कैसा है, तो बेसिक नेचर में है। तो समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप समझिए, जैसे कि जितने भी एसिड होते हैं दोस्तों वो H प्लस से आयन देते हैं, और यही H प्लस आयन के कारण यही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं कि दीज H प्लस आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, यानी यही H प्लस आयन के कारण ही हम बता पाते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। तो H प्लस आयन निकलता है तो हम लोग कहेंगे कि एसिडिक है, और OH माइनस आयन निकलता है तो हम लोग कहेंगे कि सॉल्यूशन जो है कैसा है, तो वो बेसिक इन नेचर है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि एसिड एंड बेसेस इन वाटर सॉल्यूशन। अब एसिड और बेस को जब हम लोग वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे देखेंगे कि H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन एग्जिस्ट एज H3O प्लस आयन। तो H3O प्लस आयन जो होता है वो इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो अब जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए दोस्तों कि हाइड्रोजन के पास प्लस लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन के ऊपर में प्लस लिखा हुआ है तो ये क्या है, हाइड्रोजन आयन है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन आयन। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ H लिखा हुआ है तो इसको तो सिंपली हाइड्रोजन पढ़ेंगे, लेकिन अगर हमें हाइड्रोजन के ऊपर प्लस लिखा हुआ है तो अब हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आयन पढ़ेंगे इसको। तो इसमें तो आपको क्लियर होगा। अब देखिए हाइड्रोनियम आयन क्या है, जब हम लोग H2O लिखते थे दोस्तों तब तो इसको सिंपली हम लोग वाटर कहते हैं, लेकिन यही अगर हम H3O लिखेंगे तो ये हाइड्रोनियम हुआ, और ऊपर में प्लस लगा दिए तो ये हाइड्रोनियम आयन हुआ। ये चीज़ तो समझ में आया होगा। अब जरा देखिए कुछ रिएक्शन है, जैसे कि H प्लस आयन को हम वाटर के साथ रिएक्ट किए तो क्या हो गया, H3O प्लस आयन मिला। ठीक है, तो H3O प्लस जो हमें मिला है इसी को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। समझ में आया। अब जैसे कि H प्लस आयन कौन देगा, तो कोई एसिड देगा ना भाई हमें, तो H प्लस आयन के जगह पे हम क्या किए, एसिड को लिए यानी HCl। ठीक है, और H2O को क्या किए, जोड़ दिए। तो जब हम एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें हाइड्रोनियम आयन मिला। ठीक है, और साथ ही में क्लोरीन आयन मिला। तो हाइड्रोनियम आयन मिला और क्लोरीन, तो बस इसी को समझना क्या था कि जब हम लोग वाटर में, जब हम लोग देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं वाटर में मेरे भाई, वाटर में H प्लस आयन को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, H3O प्लस मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो H प्लस आयन मिलेगा किस में, एसिड में ही तो मिलेगा। तो हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं मेरे दोस्त, इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि सर H2 जो है, H2O को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब भी हमें क्या मिलने वाला है सर, तो हमें हाइड्रोनियम आयन ही मिलेगा, और साथ ही साथ कोई आयन मिलेगा। जैसे जो भी रिएक्शन करवाइएगा, जैसे HCl के साथ करवाए हैं तो यहाँ पे Cl माइनस आयन मिला है, और जब हम लोग यहाँ पे किसी और के साथ कोई और एसिड लेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे कोई आयन मिलेगा, लेकिन H3O यानी हाइड्रोनियम आयन तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, जैसे कि बेस के बारे में। ठीक है, बेस, अब हम लोग अभी तक हम लोग दोस्तों एसिड को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया, अब हम लोग बेस के बारे में डिटेल में समझेंगे, उसके बाद फिर सॉल्ट के बारे में जानेंगे। तो अब उतना ज़्यादा नहीं बचा है, हम लोग 50% इस चैप्टर का क्या किए हैं, समाप्त कर चुके हैं। अब हमारा 50 से 40% ही इस चैप्टर में बचा हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर आप एक बार में नहीं देख रहे हैं तो आप ब्रेक करके देखिए, आधा देख लीजिए, फिर अगले दिन आधा देखिए, और अच्छी तरीके से नोट्स बनाते हुए आप कर लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कहीं पे आपको पढ़ने का फिर ज़रूरत नहीं है। इसी को आप 2 बार 3 बार रिवीजन करना है, अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ये फुल्ली NCERT बेस्ड है। और आपको पता होगा कि जो भी CBSE जो हमारा क्या करता है, बोर्ड का एग्जाम कंडक्ट करवाता है मेरे भाई, वो कहीं ना कहीं तो जो भी क्वेश्चन सेट करता है वो NCERT बेस्ड ही होता है। बार बार हम आपको बता रहे हैं। अब चलिए आइए देखते हैं, बेसिस व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव OH आयन, OH माइनस आयन। कह रहा है कि बेसिस को जब हम लोग क्या करते हैं वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या देता है दोस्तों, तो OH माइनस आयन देता है। ठीक है, OH माइनस आयन देता है, इस बात को लिखा हुआ है। अब जैसे देखिए, मान लिया जाए कि क्या है ये NaOH, हम बताएं कि NaOH क्या है, एक बेस है। जब हम लोग क्या किए, इसको वाटर में डिजोल्व किए, तो वाटर में डिजोल्व किए तो क्या मिला मेरे भाई, तो Na प्लस मिला और साथ ही साथ OH माइनस आयन मिला। ठीक है, तो यही चीज़ कह रहा है कि बेसिस को जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो OH माइनस आयन देता है। ठीक है, NaOH क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है।
ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब हम लोगों को देखना है क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो यूनिवर्सल, अब देखिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी कि इसको हम लोग कहते हैं क्या, पीएच भी कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं दोस्तों। तो पीएच स्केल आखिर होता क्या है, ये आपको कंसंट्रेशन बताता है कि आखिर उसमें क्या है, एसिडी H प्लस आयन की मात्रा और OH माइनस की आयन की मात्रा बताता है। अभी आपको बताए हैं कि क्या, अगर H प्लस आयन किसी में ज़्यादा है तो वो क्या है दोस्तों, H प्लस आयन है किसी में तो वो क्या है, नेचर में कैसा है, तो वो एक एसिडिक है सॉल्यूशन। अगर OH माइनस अगर उसमें देता है तो अब हम लोग वहाँ पे कहेंगे कि वो कैसा सॉल्यूशन है, तो बेसिक सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पे है क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो क्या, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, इट शोज क्या, तो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए इस बात से आपको समझना क्या है, ये इंडिकेटर होता क्या है दोस्तों, पीएच स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर के 14 तक आपको दिया रहेगा। ठीक है, देखिए 0 से यहाँ पे आपको 14 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि सर हमारा एसिडिक, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 7 है, तो 7 जो हमारा होता है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं तो ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वाटर को रखते हैं, वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो 7 होता है। ठीक है, और जैसे ही हम ये 7 से यानी न्यूट्रल से इस तरफ 0 के तरफ जाएंगे तो वो जितना कम होगा जिसका पीएच वैल्यू, वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा नेचर में एसिडिक होगा। यानी और जितना ज़्यादा, अगर हम मान लिया जाए 7 से इधर आगे की ओर बढ़ रहे हैं 8, 9, 10, 14 की तरफ, तो जितना ज़्यादा हमारा इधर पीएच वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बेसिक नेचर जो है बढ़ेगा। जैसे आप समझिए, एक बार फिर से समझिए, जैसे 7 पे क्या है, न्यूट्रल, 7 से अगर हम लेफ्ट के साइड में जाते हैं तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, और यानी एसिडिक नेचर उसका क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे ही 7 से हम लोग राइट की तरफ जाते हैं तो उसका बेसिक नेचर क्या होगा दोस्त, तो वो बढ़ने वाला है। जैसे अगर हम बात करें कि किसी का पीएच वैल्यू अगर 0 है तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। किसी का पीएच वैल्यू क्या होगा, 6 है, तो हाँ वो एसिड तो है, लेकिन वो 0, जितना पीएच वैल्यू जिसका 0 होगा वो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना पीएच वैल्यू जिसका 6 होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। यानी कि किसी का वैल्यू पीएच वैल्यू 0 है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसी का पीएच वैल्यू अगर 6 है तो वो एसिड तो है लेकिन वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि 0 पीएच वैल्यू वाला है। उसी तरीके से इधर है, अगर हमें बेसिक ज़्यादा लेना है सॉल्यूशन तो हमारा पीएच वैल्यू उसका क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगर पीएच वैल्यू किसी का 14 है, ठीक है, यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, 14 है, तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर में होगा। लेकिन अगर किसी का पीएच वैल्यू 8 है तो बेसिक तो होगा लेकिन वो उतना ज़्यादा बेसिक नहीं होगा जितना कि पीएच वैल्यू जिसका 14 होगा वो होगा। तो ये चीज़ समझ में आया होगा। अब देखिए ये आखिर डिसाइड किस पे डिपेंड करता है, तो ये H प्लस आयन और OH माइनस आयन पे। जैसे यहाँ से देख रहे हैं कि आपका बना हुआ है इस तरीके से, तो यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं तो आप देखेंगे कि इधर जो H प्लस आयन है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ तक आते आते क्या हो गया है दोस्तों, बढ़ गया है। ठीक है, ये आपको इस तरीके से बढ़ गया है। तो H प्लस आयन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ तो pH वैल्यू 0 है, तो 0 है दोस्तों, तो H प्लस आयन ही तो है, ये ब्लू वाला जो हम बनाए हैं ये क्या है, H प्लस आयन है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका, H प्लस आयन का। और आपको पता होगा कि H प्लस आयन जितना ज़्यादा होगा वो नेचर में कैसा होगा, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो वही अभी हम बता रहे थे कि जिसका pH वैल्यू 0 है वो क्या होगा, नेचर में सबसे ज़्यादा एसिडिक होने वाला है। और धीरे धीरे जब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से जब हम ऊपर आए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका घटते जा रहा है। एक समय ऐसा आया कि उसका जो H प्लस आयन का मात्रा ही उसमें ख़त्म हो गया। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मात्रा किसका होगा बताइए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मात्रा होगा मेरे भाई वो किसका होने वाला है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या हो गया, OH माइनस का मात्रा सबसे अधिक हो गया। ठीक है ना, तो OH माइनस का मात्रा सबसे, इधर आते आते क्या होगा, OH माइनस खत्म। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जिसका, और ये क्या है, ये ब्लू वाला जो, सॉरी पिंक जो बनाए हैं ये OH माइनस है। तो OH माइनस क्या दिखाता है दोस्तों कि वो कैसा नेचर का है, तो वो बेसिक नेचर का है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जिसका, और इधर क्या है, तो इस इधर जो हमारा pH वैल्यू वो कितना है, तो 14 है। तो जिसका 14 pH वैल्यू है वो क्या है, नेचर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होने वाला है। और जिसका pH वैल्यू 0 है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और ये बीच में होता है 7
और 7 क्या इसको न्यूट्रल माना जाता है। ये तो क्या होता है दोस्तों, न्यूट्रल होता है, ना तो ये एसिडिक होगा और ना ही ये बेसिक होगा, ना तो ये एसिड होगा ना ही बेस होगा। जैसे न्यूट्रल में हम लोग समझते हैं कि न्यूट्रल क्या है, तो न्यूट्रल हमारा क्या है दोस्तों, तो वाटर को हम लोग न्यूट्रल लेते हैं। तो वाटर ना तो हमारा एसिड है और ना ही क्या है, बेस है। लेकिन जब इसी में हम लोग क्या करते हैं, सॉप वाटर ऐड कर देते हैं, यानी कि साबुन के पानी को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, वो क्या होता है, तो वो बेसिक इन नेचर हो जाता है। ठीक है ना, तो इस बात को आपको समझ में, तो हमें ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, H+ आयन से, यानी कि H+ आयन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और OH- जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना है। तो कुछ एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपको, क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे वो चीज़ को हम नोट नहीं किए हैं, जैसे आपको कुछ इम्पोर्टेंट लास्ट में अगर एक्सरसाइज करवाएंगे इस चैप्टर का, तो वहाँ पे आपको बता देंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक्सरसाइज करते समय वहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट आया है, जैसे कि मान लीजिए टोमेटो पूछेगा तो उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, ब्लड है तो ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, फिर यूरिन है तो यूरिन का पीएच वैल्यू क्या होता है। ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कि पीएच इन एवरीडे लाइफ, हम लोग एवरीडे लाइफ में भी क्या करते हैं, पीएच स्केल का यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आवर बॉडी वर्क पीएच 7 to 7.8, यानी कि हमारे बॉडी को अच्छी तरीके से काम करने के लिए हमारा जो पीएच होना चाहिए, हमारे बॉडी में पीएच का लेवल जो होना चाहिए दोस्तों वो कितना होना चाहिए, तो 7 से 7.8 तक होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा है तब भी खराब है, इससे कम है तब भी नुकसान है। समझ में आया, यानी कि 7 या 7.8 का मतलब क्या हुआ, यानी कि हल्का सा क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए नेचर में। ठीक है, तो हमारा बॉडी जो अच्छी तरीके से काम करेगा कब, तो पीएच का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 7 से 7.8 होगा। ये सारा डाटा जो है दोस्तों कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से लिया गया, तो सारे के सारे जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिड रेन। अगर हमारा देखिए कभी कभी क्या होता है, एसिड रेन होता है। ठीक है, आप सुने होंगे एसिड रेन होता है, तो क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे रेन हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे तालाब का मछलियाँ वगैरह क्या हो जाती है, मर जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पीएच ऑफ रेन जो होता है, अगर हमारा 5.6 से पीएच वैल्यू अगर मान के चलिए कि क्या होता है दोस्तों, कि लेस हो जाता है, यानी इससे भी कम, यानी कि अगर वर्षा हुआ और वर्षा का जो पानी है उसका पीएच वैल्यू निकल गया आपका क्या, 4 निकल गया, 4.6 निकल गया, यानी 0 से लेकर के 5.6 तक निकल जाता है, तो हम कहेंगे कि वो जो रेन हुआ है वो कैसा हुआ है, एसिड रेन हुआ है। और अब जब मान के चलिए, अब खुद ही सोचिए ना कि अब हमारा रेन हुआ और उसका रेन वाटर है उसका पीएच वैल्यू निकल गया 3 या फिर हो गया क्या, 4 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी जो है एसिडिक होगा, और एसिडिक होने के कारण जब तालाब में पानी जाता है वहाँ पे मछली वगैरह होता है, वो क्या होता है, तो मर जाता है। ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई दुश्मनी से क्या किया, तालाब में कुछ जहर डाल दिया, तो ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे भाई। कभी कभी वर्षा में क्या होता है, एसिड रेन होने की वजह से भी मछली वगैरह क्या होता है, मर जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और देखिए आवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl, अभी हम बताए थे कुछ देर पहले कि हमारा जो पेट है दोस्तों वो क्या करता है, HCl प्रोड्यूस करता है, और जिसका पीएच वैल्यू 1 से लेकर के 1.5 के बीच में होता है। अब आप सोच रहे हो कि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पेट में बनता, हमारे पेट को क्यों नुकसान नहीं होता है। तो हम बताए थे, आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि HCl जहाँ पे फॉर्मेशन होता है दोस्तों, तो उसके पेट में हमारा एक लेयर होता है जिसको हम कहते हैं म्यूकस। ठीक है, म्यूकस कहते हैं, और ये म्यूकस जो लेयर होता है दोस्तों वो क्या करता है, HCl के प्रभाव से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो HCl का पीएच वैल्यू 1 से लेकर के 1.5 होता है, जो कि हमारे पेट में ही क्या होता है, निर्माण होता है। तो ठीक है, अब देखिए टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5। कह रहा है कि हमारा टूथ डिके यानी दांतों का टूटना, हमारा दांतों का सड़ना कब स्टार्ट हो जाता है, जब हमारा
मुंह का जो pH वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 5.5 से लेस हो जाएगा, यानी 5.5 से कम होने पे क्या हो जाएगा एसिडिक मात्रा हमारे मुंह का बढ़ जाएगा, और एसिडिक बढ़ जाएगा दोस्तों तो दांतों का टूटना, दांत का सड़ना, ये सब क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से क्या ऐसा होता है क्या है, जब हम लोग दांत को प्रॉपर अच्छी तरीके से सफाई नहीं करते हैं तो जो भी गंदगी वगैरह बैठता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है एसिडिक में बदलने लगता है, और जिसके कारण क्या होता है pH वैल्यू घट जाएगा। pH वैल्यू घटने का मतलब 5.5 से अगर नीचे आ गया pH वैल्यू आपका मुंह का, तो आपका दांत क्या हो जाएगा टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से सफाई करना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कह रहा है प्लांट नीड अ स्पेसिफिक pH फॉर देयर ग्रोथ। कह रहा है कि प्लांट जो हमारे होते हैं यानी पौधा को भी क्या चाहिए pH वैल्यू स्पेसिफिक होना चाहिए, तभी हमारा प्लांट अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। तो pH वैल्यू प्लांट के लिए जनरली क्या होना चाहिए 7 से 8 के बीच में होना चाहिए, तभी हमारा pH वैल्यू अगर 7 से 8 के बीच में होगा तो हमारा क्या होगा अच्छी तरीके से प्लांट में ग्रोथ होगा। ठीक है, प्लांट में अच्छी तरीके से वृद्धि होगा, अच्छी तरीके से विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमारा ध्यान रखना है क्या कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल। हमें क्या करना है एनिमल वगैरह से भी क्या करना है अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि कभी कभी जैसे मधुमक्खी है, ठीक है, तो ये मधुमक्खी जो है दोस्तों इसके डंक की अगर हम बात करें तो इसके स्टिंग में मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण जब मधुमक्खी हमें वाइट करता है तो वहाँ पे क्या होता है जलन होता है और सूज जाता है। ठीक है, तो इसमें भी ये सभी में भी क्या होता है तो कीट पतंग में भी क्या होता है दोस्तों एसिड पाया जाता है। इसी के कारण कहा जाता है कि हमें एनिमल से भी क्या करना है सेल्फ डिफेंस यानी अपने आप को बचाव करके रखना है। चलिए इसके आगे के पॉइंट को समझते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम लोग का चैप्टर का नाम क्या था एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हम लोग क्या किए हैं दो पार्ट को ख़त्म कर लिए हैं, एसिड को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए और बेस का भी कंप्लीशन हम लोग कर लिए, यानी एसिड पढ़ लिए बेस पढ़ लिए। अब हम लोगों का किसका बारी है तो अब हम लोग को सॉल्ट का बारी है। अब हम लोग सॉल्ट के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और 10 से 15 मिनट में 10 से 15 मिनट में ये क्या हो जाएगा चैप्टर अच्छी तरीके से समाप्त होने वाला है। हम कुछ भी एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए क्या हो गया वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है दोस्तों। देखिए अब हम लोग क्या किए कि 40 मिनट में समाप्त कर दें और पता चला एग्जाम में क्वेश्चन आया बन ही नहीं रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगा रहे हैं बन ही नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए हम लोग अच्छी तरीके से डिटेल में क्या कर रहे हैं एक एक पॉइंट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग साल्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहे हैं साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फाउंड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं दोस्तों कि आखिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो हम बताएं कि जब हम लोग एसिड और बेस को एक साथ मिलाते हैं तो क्या करता है बेस जो है एसिड के प्रभाव को ख़त्म करता है और एसिड जो है बेस के प्रभाव को ख़त्म करने का प्रयास करता है, और इसी के कारण हमारे इसको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वही कह रहा है कि सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फाउंड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि सॉल्ट हमें कैसे मिलता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मिलता है। ठीक है ना, एसिड और बेस को जब हम लोग मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा सॉल्ट मिलेगा और साथ ही साथ वाटर मिलेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जब हम लोग एसिड और बेस को मिलाएंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा दोस्तों। जैसे कि सॉल्ट में आपको पता होगा कि क्या है NaCl हमारा सॉल्ट है, CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड है, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों सॉल्ट है। ठीक है, हम लोग जो साधारण नमक जो यूज़ करते हैं वो क्या है उसका फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, अब देखिए सम इम्पॉर्टेंट केमिकल फॉर्म ऑफ सॉल्ट। देखिए सॉल्ट तो हमारा इस तरीके से बहुत सारा सॉल्ट बनेगा, लेकिन हम लोगों को जो क्लास 10th में पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट है जिसके हमें यूजेस को पढ़ना है, और यूजेस ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यूजेस पूछा जाएगा और उसका फार्मूला पूछा जाएगा। तो बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि पहले देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से सॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे NaOH के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर हम लोग CaOCl2 इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसका यूज़ क्या है। और सबसे पहले तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न यही पूछा जाएगा, पूछेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, ऑप्शन ए में ये दे देगा, बी में ये दे देगा, तीसरी में ये दे देगा, इस तरीके से आपको टिक करना रहेगा। तो सबसे पहले तो यही आपको फॉर्मूला याद रखना है। हम डिटेल में बारी बारी से एक एक को क्या करेंगे अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे अभी, और किसका क्या यूज है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सबको देखेंगे। फिर क्या है वाशिंग सोडा है जिसको हम Na2CO3 × 10H2O कहते हैं। अब देखिए वाश करने के लिए हमें थोड़ा बहुत पानी से तो काम चलेगा नहीं, कम से कम हमें क्या चाहिए 10 बाल्टी तो पानी चाहिए ही। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि वाशिंग सोडा में क्या होता है
कि कम से कम 10 बाल्टी पानी, यानी कि 10H2O, ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस है दोस्तों, जैसे कि हाथ वगैरह में जो टूट जाता है तो उसको ज्वाइंट करने के लिए हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 15H2O, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ क्या है, बेकिंग सोडा है। तो सॉरी यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है CaSO4 इंटू 15H2O नहीं होगा, 1.5 होना चाहिए था यहाँ पे, नहीं तो 1.5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं हाफ H2O, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ही ध्यान रखना है कि CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। 1.5 वहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए था, पॉइंट छूट गया है बस। अब देखिए बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा के NaHCO3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, NaHCO3 लिखेंगे। और ये फॉर्मूला को आपको अच्छी तरीके से क्या करना है, इसको याद कर लेना है। अब हम लोग बारी बारी से सबसे पहले समझेंगे कि आखिर जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका क्या क्या यूज़ है डेली लाइफ में, इस सभी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त होता है इसको समझते हैं। कह रहा है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन। अब आप लोगों को समस्या ये आया होगा कि आखिर एक्वस सॉल्यूशन है क्या। तो चैप्टर 1 में हम बताए हैं कि आखिर एक्वस सॉल्यूशन होता क्या है। अगर आप नहीं देखें हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम नहीं बताएंगे क्योंकि एक बार हम बता चुके हैं दोस्तों, ये सारा पॉइंट बताएंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, चैप्टर 1 में बता चुके हैं। देखिए कह रहा है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं तो यहाँ पे क्या है, एक हम कंटेनर लिए हैं और इसमें क्या किए हैं कि एक सॉल्यूशन डाले हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन डाले हैं और इसमें हम लोग NaCl का सॉल्यूशन डाले हैं। तो यहाँ पे एक बैटरी के साथ इसको ज्वाइंट किए हैं। बैटरी में हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग एनोड कहते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कैथोड कहते हैं, ठीक है, कैथोड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग क्या किए, वाटर के साथ वाटर इसमें क्या है, तो इस कंटेनर में क्या है दोस्तों, तो इसमें वाटर है और साथ ही साथ क्या है, NaCl है, वाटर और NaCl है। तो वही चीज़ यहाँ से कह रहा है। देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, बैटरी के थ्रू जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या कराएंगे, पास थ्रू, कह रहा है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है दोस्तों कि ज़्यादा मात्रा में पानी होना चाहिए, सीधा सा ये समझ लीजिए। तो हम लोग एक्वस सॉल्यूशन के क्या करेंगे, पास करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को, तो ये क्या होगा, NaCl इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। अब क्या करेगा, NaCl टूटेगा और क्या करेगा, वो NaH के फॉर्म में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होगा, NaCl डिकम्पोज होगा और NaOH बनेगा। कैसे बनता है जो देखिए, जैसे इसमें अभी हम बताएं कि क्या किए हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन है यहाँ पे और इसमें डाला गया है क्या, NaCl, और इसमें बैटरी से ज्वाइंट कर दिए। तब आप देखेंगे कि क्या होगा कि जो प्लस वाला है यानी कि Na+ है, Na+ है वो कहाँ चला जाएगा दोस्तों, तो Na+ जो है कैथोड के साइड में चला जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस है, ठीक है, Cl- माइनस वाला जो है जैसे कि OH- है, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, तो एनोड के साइड में चल जाएगा। और इस प्रकार से क्या होता है, हम क्या करते हैं कि NaOH का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सीधा सा आपसे ये यहाँ से क्वेश्चन, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये एक्टिविटी आपसे नहीं कभी पूछा जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। पूछा ये जाता है कि बताइए जो Cl2 जो होगा, ठीक है, अब बताइए माइनस किस में है, तो Cl में क्या होता है, माइनस आयन होता है। तो माइनस वाला जो है वो किसके साइड में होगा, तो एनोड के साइड में होगा। यहाँ पे लिखा भी गया है कि Cl जो निकलेगा एनोड के साइड से निकलेगा। और देखिए ये जो हमारा कैल्शियम की अगर हम बात करें, चाहे हम यहाँ पे बात करते हैं किसका, H2 का, तो ये क्या है, तो ये हमारा इसकी अगर हम बात करें तो ये कैथोड के साइड में चला जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। अब हम लोग इसके यूज़ को समझते हैं। तो ये नहीं भी आपको समझ में आया तो कोई दिक्कत, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये चीज़ आपसे कभी नहीं पूछेगा कि फॉर्मेशन इसका कैसे होता है, इसका फॉर्मूला आपसे पूछेगा और इसका यूजेज पूछना है। यूजेज आपको एक एक पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए देखिए यूज़ में क्या है, कह रहे यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट। NaOH का यूज़ कहाँ होता है दोस्तों, तो साबुन बनाने में और साथ ही साथ सर्फ बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में क्या होता है, इसका यूज़ होता है। पहला तो ये हो गया, इट इज़ यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जहाँ पे पेपर उद्योग में क्या होता है, इसका यूज होता है, जहाँ पे पेपर का निर्माण किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होता है दोस्तों, तो कीट पतंग को मारने के लिए हम लोगों का क्या होता है, कीटनाशक दवाइयों का
कीटनाशक दवाइयों को बनाया जाता है वहाँ पे भी NaOH का क्या होता है, यूज़ होता है। और ऑयल रिफाइनिंग में भी इसका यूज़ होता है। कहाँ होता है, ऑयल रिफाइनिंग में भी इसका यूज़ होता है। तो ये आप समझ में आया होगा कि सॉप और डिटर्जेंट बनाने में NaOH का यूज़ होता है। पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, इसका यूज होता है। इसका पेस्टिसाइड के रूप में यूज होता है, यानी कि कीट पतंग को मारने के लिए। पेस्टिसाइड का मतलब होता है क्या, साइड का मतलब ही होता है हत्या, यानी कि जिस वर्ड में साइड लगा हुआ होगा उसको हम कहते हैं क्या, हत्या। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक दवा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है इट यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग, यानी कि जहाँ पे तेल परिशोधनशाला होता है वहाँ पे ऑयल को रिफाइनिंग करने के लिए, ऑयल को प्योर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सॉल्ट को देखेंगे, उसके यूजेस को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहाँ पे NaOH के बारे में एक पॉइंट और दिया गया है। कह रहा है इट इज़ यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो आप लोगों का जो पाइप वगैरह जो होता है PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है इसका फुल फॉर्म, तो इसको उसमें भी यूज़ किया जाता है, आप याद रख सकते हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर में तो आप सुने ही होंगे कि जब कुआं वगैरह में हम क्या करते हैं कि बरसात के दिनों में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ है, ये उसका यूज हो गया। तो सबसे पहले देख लीजिए कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन आपको याद रहता है तो भी ठीक है, नहीं भी याद रहता है तो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, यूज़ को आपको 100% याद रखना है। करेक्ट, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक्ड लाइम, यानी कि स्लैक्ड लाइम, ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये CaOH का होल ट्वाइस क्या है, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा स्लैक्ड लाइम है। ठीक है ना, ये क्या है, तो स्लैक्ड लाइम है। ठीक है, और स्लैक्ड लाइम को जब हम क्लोरीन के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें मिलता है क्या, CaOCl2 मिलता है। तो इसका तो बहुत ही आसान है, क्या करना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करना है दोस्तों, इसको हम जनरली जो कॉमन नेम होता है इसको स्लैक्ड लाइम कहते हैं, यही है स्लैक्ड लाइम। तो स्लैक्ड लाइम को जब हम क्लोरीन के साथ उसको एक्शन करवाना का मतलब रिएक्ट करवाना, तो रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, CaOCl2, और यही तो हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। तो ब्लीचिंग पाउडर ये हो गया, और साथ ही साथ हमें वाटर मिलता है। अब हम लोग इसका यूज़ देखते हैं कि यूज़ क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज होता है, पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, कह रहा है कि ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, कह रहा है कि ये जो है हमारा किस में यूज होता है दोस्तों, तो वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, यानी कि जैसे कि पल्प का मतलब क्या हो गया, यानी लकड़ी के गुदा का इस्तेमाल करके, लकड़ी के गुदा का इस्तेमाल करके जहाँ पे पेपर बनाया जाता है, तो उस पेपर फैक्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। पहले तो ये देखें। दूसरा होता है कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्री, यानी जहाँ पे फाइब्रिक उद्योग जो होता है वहाँ पे भी ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो सीधा सीधा क्या करना है, ये सभी के सभी पॉइंट जो है दोस्तों लिया गया है कहाँ से, NCERT से, पूरा का पूरा एकदम अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो पहला हम लोग क्या देखें कि वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, दूसरा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ, कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्रीज में, और तीसरा जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि वैसा वाटर जो क्या होता है कि जिसको डिसइंफेक्टिंग, जैसे अभी हम बताएं कि कुआं में क्या करते हैं, बरसात के दिनों में कीट पतंगों से जो हम लोग क्या करते हैं, इन्फेक्शन नहीं हो, यानी कि इन्फेक्टेड ना हो। मतलब क्या हुआ कि बरसात के दिनों में आप सुनते होंगे कि जनरली बोला जाता है कि कुआं का पानी नहीं पीना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके साफ़ रखने के लिए पानी को, यानी कि कीट पतंग जो उसमें होता है उसको क्या करने के लिए, मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्रेश करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। यही लिखा हुआ है कि डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि डिसइंफेक्टिंग यानी कि डिसइंफेक्ट करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये था इसका यूज, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये चीज़ समझना है। तो कह रहा है कि ये सब्सटेंस दैट कैन ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसको हम कहते हैं। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हुआ, जैसे कि देखिए दोस्तों, जैसे आप 9th क्लास में चैप्टर में पढ़े होंगे एटम एंड मॉलिक्यूल में, ये क्या है, फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो ये एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल में अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, तो फ्लोरीन का होता है 9। अब यहाँ से आप देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो 2 और 7 लिखते हैं। अब बताइए कि लास्ट में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इसमें कितना है, 7, और कोई भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 चाहिए। तो घटा कितना, एक ही ना। तो अब इसके लिए हम ये क्या करेगा,
अब बताइए एक इलेक्ट्रॉन के चलते ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को तो दे नहीं सकता है, तो अब ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं क्या, तो ये सब जो है जैसे फ्लोरीन है, ग्रुप जो 17 का एलिमेंट होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, तो ये जो है कहीं ना कहीं तो ये सब स्ट्रॉन्गली क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको समझना। अब देखिए हम लोग ये समझ में आया होगा तब भी ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है दोस्तों, इसको समझिए कि बेकिंग सोडा का क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है। आप लोग कई लोग सोचते होंगे कि बेकिंग सोडा और क्या होता है, बेकिंग सोडा जो होता है और उसके बाद एक और होता है बेकिंग पाउडर, दोनों एक ही होता है। तो ये इसमें अभी आपको पता चल जाएगा कि दोनों एक होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब कह रहा है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब हम लोग NaCl को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और NH4 को जब हम लोग मिलाते हैं दोस्तों, तो हमें क्या मिलता है, NH4Cl और NaHCO3 मिलता है, ठीक है। तो यही NaHCO3 जो मिला ये हमें क्या है, तो यही तो हमारा बेकिंग सोडा है। तो इस प्रकार से आपको इस रिएक्शन को ध्यान में रखना है। इसका तो याद करने के अलावा कोई उपाय है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेबोरेटरीज तो है नहीं कि प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि ये किए तो ये मिला। तो दोस्तों इस रिएक्शन को 2 बार 3 बार लिखने के दौरान आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो NaCl, H2O, CO2, NH4 को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, NH4Cl मिलेगा, साथ ही साथ NaHCO3 मिलेगा, जो कि क्या है, तो हमारा बेकिंग सोडा है, ठीक है। आगे अब हम लोग देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसका यूज़। अब जैसे देखिए कि अगर हम सबसे पहले यहाँ से एक चीज़ समझिए, इट इज़ माइल्ड नॉन कोरेसिव बेस। ये क्या है, माइल्ड नॉन कोरेसिव बेस है, ठीक है। माइल्ड का मतलब हल्का होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि माइल्ड का मतलब क्या होता है, हल्का होता है। जैसे व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, कह रहा है कि जब हम लोग बेकिंग सोडा को क्या करते हैं दोस्तों कि खाना बनाते समय इसको हीट करते हैं। ये डेल्टा का सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब हीट होता है। तो हम लोग Na2CO3 प्लस H2O और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बेकिंग सोडा के यूज़ को समझते हैं कि आखिर इसका यूज़ क्या है। यूज़ ही इंपॉर्टेंट है, हम बार बार बोलते हैं। कह रहा है कि ये जो है इंग्रेडिएंट एंटा एसिड के रूप में यूज़ किया जाए। एंटा एसिड क्या होता है, एंटा एसिड का मतलब हुआ जैसे दोस्तों कि मान लीजिए कि हमारे पेट में एसिडिटी बना और हम लोग इस एसिडिटी को यूज़ करने के लिए जो दवा लाते हैं, ठीक है, और वो दवा खाते हैं, हम लोगों के पेट में जो है एसिड जो बना हुआ है उसको क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। तो वो दवा क्या किया, एंटा एसिड के रूप में काम किया, इन एसिड के प्रतिरोध में वो काम किया और एसिड को दूर भगाने का काम किया। तो जो दवाई, तो आप देखेंगे कि जो गैस रिमूवल टैबलेट होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो वो एक एंटा एसिड टैबलेट होता है, यानी कि एसिड को हटाने वाला। तो उसी को, तो यहाँ पे हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। दूसरा बात क्या है कि यूज़ इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो भी क्या किया जाता है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोगों को बताए थे अभी हम कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा कई लोग एक ही समझ रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों अलग अलग होता है। देखिए बेकिंग पाउडर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं तो बेकिंग सोडा और साथ ही साथ टर्टरिक एसिड जब दोनों को मिलाते हैं तब जा करके क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। तो बेकिंग पाउडर का निर्माण किसको मिलाने से होता है, बेकिंग सोडा में जब हम टर्टरिक एसिड को मिला देंगे तब हमारा क्या बनेगा दोस्तों, तब हमारा बेकिंग पाउडर बनने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ से ये पता चला होगा कि दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। अब हमें देखिए, बेकिंग पाउडर यूज्ड इन ब्रेड एंड केक टू मेक टू सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। आपको पता होगा कि जब हम लोग बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं तो हम लोग रोटी में जो यूज़ करते हैं, जैसे खाने के रूप में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है दोस्तों, बेकिंग पाउडर होता है। ब्रेड में, रोटी में, जैसे पाव रोटी वगैरह जो बना होता है उसमें क्या होता है, केक बनाता है, तो वहाँ पे उसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग पाउडर का। एंटा एसिड के बारे में अभी हम बताएं, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में लिख दिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, खुद से पढ़ें तो, ठीक है। अब देखिए कह रहा है ये तत्व होते हैं, ये तत्व ऐसे होते हैं जो क्षार के रूप में काम करता है। किसके रूप में, क्षार के रूप में। क्षार मतलब का बेस होता है और पेट में एसिड को बेअसर कर देता है, यानी कि पेट में जो एसिड का जो प्रभाव होता है दोस्तों उसको क्या करता है, वो खत्म करने का काम करता है एंटा एसिड। अभी हम बताएं सिंपल सी बात कि पेट में जो एसिड के रूप में एसिड बनता है उसको क्या करता है, जब हम लोग एंटा एसिड लेते हैं तो उसको रिमूव करने का काम करता है, उसी को हम लोग कहते हैं एंटा एसिड, ठीक है। और ये तत्व कैसे होते हैं, तो ये तत्व जो हमारा होते हैं, एलिमेंट जो होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम
इस तरीके का होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बासिंग सोडा। तो बासिंग सोडा क्या है, तो बासिंग सोडा को हम लोग कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, क्रिस्टल किया जाता है और उसी से क्या मिलता है हमें, बासिंग सोडा मिलता है। कैसे किया जाता है, तो जैसे देखिए Na2CO3 है, ठीक है, और इसको जब हम वाटर के साथ जब हम रिएक्ट करवाएं तो हमें मिला Na2CO3 हुआ। तो कहीं पे कोई दिक्कत हुआ, हमें क्या किए, दोनों को मिला दिए और मिल गया हमें ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ से समझिए। जैसे रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब हुआ इम्प्योर कंपाउंड इज प्यूरिफाइड इन सॉल्वेंट। अब यहाँ पे जो भी इम्प्योर कंपाउंड होता है दोस्तों, उसको क्या किया जाता है, हटा करके सॉल्वेंट के रूप में उसको यूज़ किया जाता है, उसके बाद हमें मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग देखें कि Na2CO3 और को जब हम वाटर के साथ मिलाएं तो Na2CO3 × 10H2O मिल गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये भी आप समझे होंगे कि इम्प्योर कंपाउंड इज प्यूरिफाइड इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अगर किसी भी सॉल्यूशन में जिसका मात्रा ज़्यादा होता है उसको हम जनरली तौर पर क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट में एक गुण होता है, क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को अगर उस क्या किया अपने आप में मिला लिया तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारा सॉल्वेंट है। जैसे अगर हम चीनी नमक और पानी का घोल बनाए हैं तो क्या हो गया, पानी क्या होता है, तो वहाँ पे सॉल्वेंट है। क्यों, क्योंकि चीनी को भी अच्छी तरीके से मिला लेगा और नमक को भी मिला लेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पानी ही अवेलेबल होता है और साथ ही साथ क्या हो गया, ये हमारा सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा। तो यही चीज़ आपको समझना है। अब जैसे देखिए यूज़ क्या होगा, जैसे बासिंग सोडा का अगर हम यूज़ पढ़ें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स क्या है, तो बोरेक्स को बनाने में, बोरेक्स क्या है, तो ये भी एक क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं तो ये एक कंपाउंड है जिसको हम लोग क्या करते हैं, बोरेक्स को बनाने में ही इसका यूज़ करते हैं। फिर क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेस, यानी कि हाउस को साफ करने में हम लोग क्या करते हैं, घरों के सफाइयों में भी इसका यूज़ करते हैं। फिर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, जैसे आपको बताए हैं कि एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर में क्या होता है, हम बताए फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ाए हैं वहाँ पे कि हार्ड वाटर में क्या होता है, कि हार्ड वाटर में हमारा क्या होता है दोस्तों, कि साबुन हमारा काम नहीं करता। अब देखते होंगे कि जिसके घरों का पानी क्या होता है, खारा जिसको हम लोग कहते हैं, उसी को कहते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में क्या होता है, कपड़ों की सफाई अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। और साबुन से आप जब साफ़ करेंगे तब तो और भी कपड़ा आपका साफ़ नहीं होगा। लेकिन आपके घर में अगर पानी कैसा है, हार्ड है, खारा है, तब आप लोग वहाँ पे मेनली आपको डिटर्जेंट का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डिटर्जेंट को यूज़ करते हैं हम लोग। तो वहाँ पे हम लोग डिटर्जेंट जो है ज़्यादातर डिटर्जेंट की अगर हम बात करें तो वो ये नहीं देखता है कि पानी कैसा है, वो दोनों में क्या होता है, अच्छी तरीके से काम करता है। लेकिन सॉफ्ट जो होता है, सॉफ्ट जनरली हम लोगों का क्या होता है, तो वो सॉफ्ट वाटर में, यानी कि जो मीठा पानी होता है उसी में हम लोग अच्छे तरीके से कपड़ा को साफ़ कर पाता है। खारे पानी में उतना अच्छी तरीके से वो कपड़ा साफ़ नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि इन रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जो बासिंग सोडा जो है अगर हम बात करें तो बासिंग सोडा क्या करता है, वाटर के हार्डनेस को क्या करता है, दूर करने का काम करता है। इन सॉप, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री, यानी कि सॉप में, ग्लास बनाने में और पेपर इंडस्ट्री में, ये सभी में क्या होता है दोस्तों, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, बासिंग सोडा का, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग का इस चैप्टर का दोस्तों लास्ट पॉइंट है, ठीक है, जिसका नाम है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आप लोग डेली यूज़ में बहुत सारे यूज़ को आप देखते होंगे, लेकिन आप जानते नहीं होंगे। बस यहाँ पे समझ लीजिए क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, CaSO4 × 12H2O इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। जिप्सम की अगर हम बात करें, देखिए बस यहाँ पे जिप्सम क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। CaSO4 × 2H2O अगर हम करते हैं तो ये क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला है, और ये CaSO4 × 12H2O कर दी तो ये क्या है दोस्तों, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें यूज़ पढ़ना है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कह रहा है कि व्हेन हीटिंग जिप्सम, इसीलिए हम लोग क्या किए, जिप्सम का फॉर्मूला आपको पहले बता दिए कि इसको जब हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए जब हम लोग इसको हीट करेंगे दोस्तों, अब खुद सोचिए ना कि किसी को, अब इसमें पानी का मात्रा क्या है, ये जो है पानी का ही मात्रा है। जब हम लोग क्या किए, हीट किए, तो हीट करेंगे तो पानी का मात्रा तो घटेगा ही ना। अब पानी का मात्रा घटेगा मेरे दोस्त, तो ये CaSO4
और तब तक घटेगा जब हम इसमें क्या करेंगे, हाफ H2O ही मात्र बचेगा, यानी कि 1.5 H2O का मात्रा क्या हो गया, घट गया हीट करने से। जब इतना ही बचेगा, पानी का मात्रा घट जाएगा, तब हम उसको बोलते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वही चीज़ बोल रहा है दोस्तों कि व्हेन हीटिंग जिप्सम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो इट लूज वाटर, तो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा सा लूज करेगा, और जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल इतना लूज कर देगा कि इसके पास सिर्फ हाफ H2O ही बचेगा। ठीक है, आगे का देखिए दोनों में सेम है, तो CaSO4 और इंटू हाफ H2O बचेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि अगर हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कहीं ना कहीं तो जिप्सम से ही होता है, इसको हीट करने से। कितना पे हीट करते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है इट इज़ ए वाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंज इन जिप्सम। ये क्या होता है दोस्तों, कह रहा है इट इज़ ए वाइट पाउडर, ये क्या है, एक वाइट पाउडर है, को क्या करते हैं, इसमें मिक्स करते हैं, और कह रहा है कि विथ वाटर, जब हम लोग वाइट पाउडर को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये क्या होता है, जिप्सम में बदल जाता है। समझ रहे हैं ना। तो क्या हुआ, उसके उल्टा इस जो पॉइंट, ये जो पॉइंट हम लोग पढ़े इसका जस्ट उल्टा है। अब हम लोग देखिए, हम लोग जब वाटर मॉलिक्यूल को घटाएं, हीट करने पे जब कम हुआ तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, और जब हम लोग वाइट पाउडर में क्या करेंगे, पानी को ऐड करेंगे, तो पानी को जब हम मिलाएंगे तो जिप्सम बन जाएगा, क्योंकि जिप्सम में पानी का मात्रा क्या होता है, 2H2O होता है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, वही चीज़ कह रहा है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमें जो लिए हैं फार्मूला, ये क्या है दोस्तों, जैसे CaSO4 इंटू हाफ H2O है, ठीक है, और ये क्या है, तो हाफ H2O जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम इतना पानी को ऐड कर दिए, यानी कि 1, ये क्या है, ये लिखा हुआ 1.5, ठीक है, 2 टोटल होना चाहिए हमें जिप्सम के लिए, 2 होना चाहिए, तो ये है यहाँ पे आधा और ये है 1.5, तो 1.5 और आधा मिलाएंगे तो 2 होगा। तो यहाँ से क्या बन गया, CaSO4 इंटू 2H2O, ये क्या है, तो कहीं ना कहीं तो ये जिप्सम है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि जिप्सम से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका यूज़ देखते हैं। तो कह रहा है कि फॉर मेकिंग ट्वाइज एंड डेकोरेशन, तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि ट्वाइज और डेकोरेशन में भी क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखते होंगे क्या कि हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करते हैं, बहुत सारे मूर्ति वगैरह बनाते हैं या फिर टॉयज वगैरह बनाते हैं, फिर उस पर अच्छे तरीके से पेंट उंट कर देते हैं। घर के ऊपर में जो सेलिंग वगैरह में जो लगाया जाता है उसमें भी क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। कह रहा है फॉर मेकिंग सरफेस बॉल स्मूथ, कह रहा है कि ये सरफेस के बॉल के सरफेस को, यानी दीवार के सरफेस को क्या करने के लिए, स्मूथ करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या कर रहा है, ये जो है यूज बाय डॉक्टर टू सपोर्ट फ्रैक्चरेड बोन, यानी कि ये जो है डॉक्टर के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। कब, जब किसी का बोन वगैरह क्या हो गया, फ्रैक्चर कट गया होगा, यानी हाथ वगैरह, हाथ पैर टूट जाता है तो आप देखते होंगे कि उजला कलर का जो लगा हुआ रहता है वो कहीं ना कहीं तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही इस्तेमाल करके किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे कि ये चैप्टर जो है, सेकेंड चैप्टर यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसको हम लोग क्या किए हैं, अच्छी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। ये था आप लोगों का लास्ट पॉइंट। अब इसके बाद जो है इसी में क्या किया जाएगा, नेक्स्ट जो पार्ट इसका आएगा उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करवाया जाएगा। ठीक है, 2 वीडियो और आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें एक तो है कि जो इनर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि अंदर का जो क्वेश्चन है, एक टॉपिक को पढ़ते समय जो क्वेश्चन मिलता है उसको सॉल्व किया जाएगा एक वीडियो में, और एक वीडियो में क्या किया जाएगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया जाएगा। वो भी कुछ दिनों के बाद इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या होगा, मिल जाएगा, तो आप चेक करके देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा होगा और बहुत सारे चीज़ों को आपको समझने में मदद भी मिला होगा। और आप इसके चैप्टर को क्या करिएगा, एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।